साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। तय हो चुका है कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। इस पूरे चुनाव के रिजल्ट पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो एक लाइन अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी है, और लड़ो आपस में, और उसके नीचे एक फोटो लगाई है जिसमें लिखा है समाप्त कर दो एक दूसरे को। चुनाव परिणामों का एक लाइन में इससे सटीक विश्लेषण और कुछ नहीं हो सकता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आखिर हारी क्यों। खैर, एक पत्रकार की हैसियत से मेरा काम यह ज्ञान देने का नहीं है कौन सी पार्टियां साथ मिलकर के लड़ें, कौन अलग मिलकर के लड़ें, एक राजनीतिक मसला है। लेकिन वो पार्टियां जो तमाम छोटी और नई पार्टियों पर यह आरोप लगाती हैं कि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है चुनाव लड़ने का, क्योंकि हमें तो बीजेपी को रोकना है, और बीजेपी को रोकने के नाम पर किसी भी नए राजनीतिक दल के चुनाव लड़ने पर विपक्ष की पार्टियां ही जो पहले से स्थापित हैं उन नए राजनीतिक दलों को बीजेपी की बी टीम और नेताओं को बीजेपी संघ के एजेंट घोषित करने लगते हैं। तो अब नेशनल जनमत का सवाल दिल्ली चुनाव परिणामों को देखते हुए है, आखिर यहां कौन वोट कटवा था? कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक साथ चुनाव दिल्ली में क्यों नहीं लड़ा, जब तुम्हारे लिए राजनीतिक वजूद बड़ा मसला हो सकता है, जबकि इन तीनों पार्टियों के तमाम विधायक और सांसद मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की तो दिल्ली के अलावा महज पंजाब में सरकार है, लेकिन कांग्रेस तो कई राज्यों में सरकार चला रही है। तो आखिर कांग्रेस ने बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया? क्या दिल्ली से आ रहे आंकड़ों को देखते हुए अब यही लोग विश्लेषण करेंगे कि कांग्रेस दिल्ली में वोट कटवा साबित हुई, और बीजेपी अगर कांग्रेस की वजह से दिल्ली में जीती है वोट कटवा की हैसियत से, तो क्यों ना कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम माना जाए? यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल खुद बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश सिंह वर्मा से 4089 वोट से हार जाते हैं, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिलते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोट काटने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी से हार गए। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो जंगपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट से महज 675 वोटों से हार गए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को वोट मिले 7350। सोचिए, क्या यहां पर कांग्रेस वोट कटवा साबित नहीं हुई? तीसरी सीट राजेंद्र नगर विधानसभा, जहां बीजेपी कैंडिडेट उमंग बजाज आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दुर्गेश पाठक से 1231 वोटों से जीत गए, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट विनीत यादव को वोट मिले 4015। चौथी विधानसभा संगम बिहार सीट, यहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चंदन कुमार चौधरी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दिनेश मोहनिया से महज 344 वोटों से ही जीत पाए। कांग्रेस के प्रत्याशी हर्ष चौधरी को 15,863 वोट मिले। पांचवी विधानसभा ग्रेटर कैलाश, यहां बीजेपी प्रत्याशी शिखा रॉय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज से महज 3188 वोटों से ही जीत पाई, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी गारविल सिंघवी को वोट मिले 6711। ये मैंने कुछ चुनिंदा उदाहरण बताए हैं। ऐसी तमाम सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जितने वोटों से बीजेपी प्रत्याशी से चुनाव हारा है, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं। तो अगर विपक्ष की इसी थ्योरी को समझा जाए तो कांग्रेस को यहां चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, और आम आदमी पार्टी को भी बड़ा दिल दिखा करके समझौता करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी को भी
अपने इन दोनों सहयोगियों को समझाना चाहिए था और मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए था। मगर जहां जरूरत होगी, यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अलग अलग चुनाव लड़ती है, एक दूसरे को खूब भला बुरा कहते हैं। समाजवादी पार्टी कश्मीर में जाकर के दूसरे सिंबल पर चुनाव लड़ती है। अखिलेश यादव तमाम जगह जाकर के चुनाव प्रचार भी करते हैं। उस समय समझ में नहीं आता कि बीजेपी को हराना है तो एकजुट रहना होगा, लेकिन कोई इमर्जिंग पार्टी, कोई नया नेता अगर अपने संघर्ष के बलबूते आगे आना चाहता है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि तुम्हें बढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम्हें अपनी पार्टी का वजूद बनाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि बीजेपी को तो जो रोकना है केवल नई पार्टियों का, नए नेताओं की जिम्मेदारी है बीजेपी को रोकने की। तमाम स्थापित पार्टियां जिनको एक्चुअल में बीजेपी के हारने से लाभ मिलना है, किसी को मुख्यमंत्री का पद मिलना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को हजारों करोड़ का बजट मिलना है, उन पार्टियों और नेताओं से यह समझाने की बजाय कि तुम बड़ा दिल दिखाओ और तमाम छोटी पार्टियों को उसी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करो जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार ताकत में रहने के बावजूद तमाम छोटी पार्टियों की ना नुकुर और बीच बीच में उनका नाजायज गुस्सा भी झेलती रहती है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि इन सब मुखौटों को एकजुट रख करके इनके समाजों का वोट हासिल किया जा सकता है। बीजेपी लगातार सत्ता में रहने के बावजूद अभी भी इस घमंड में नहीं है कि तमाम छोटी पार्टियों या नेताओं को इग्नोर कर दे, उन सब को लेकर के चलती है। लेकिन यहां राजा साहब की तरह बता दिया जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे दम पर आगे बढ़े, ओम प्रकाश राजभर धोखा दे करके चला गया, चंद्रशेखर आजाद के पास अभी वोट ही कहां है। ये तो मैंने चंद उदाहरण बताए, ऐसे तमाम नाम हैं जिनके ऊपर एहसान थोप करके ये फीलिंग कराई जाती है कि राजा महाराजाओं की तरह हमने तुमको सिर्फ दिया ही दिया है, बदले में तुमसे कुछ नहीं लिया है। जबकि बीजेपी बखूबी समझती है कि हम इन छोटी पार्टियों और नेताओं को अगर कुछ दे रहे हैं तो बदले में उनके समाज का वोट भी तो उनसे ले रहे हैं। यही फीलिंग जिस दिन इन विपक्ष के नेताओं को आ जाएगी और इनको यह समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे राजनीतिक दलों और नेताओं के भी छोटे छोटे ईगो और हिस्सेदारी का ख्याल रखना है, तो शायद मौजूदा तानाशाहों को सत्ता से उखाड़ फेंकने में आसानी होगी। लेकिन ये दूर की कौड़ी नजर आता है, क्योंकि बड़ा दिल नई पार्टियों के प्रति क्या दिखाएंगे जब आपस में ही जो जहां मजबूत है वो दूसरे को स्पेस नहीं देना चाहता। जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वो दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहती, जहां कांग्रेस मजबूत है वो समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियों को नहीं देना चाहता, जहां ममता बनर्जी मजबूत है वो दूसरे को नहीं घुसने देना चाहती, और जहां अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि हम फुल फ्लैश सत्ता में आ रहे हैं, वहां वो खुद शायद दूसरों से गठबंधन नहीं करना चाह रहे थे। कुल मिलाकर के एक और राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वहां हार का कारण भले ही समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को ठहरा दिया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि वहां के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिला, इसलिए लोग नाराज थे। उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जितना मैक्सिमम लोकतंत्र का गला घोंटा जा सकता है उतना घोंटा है। चुनाव आयोग जैसी कोई भी संस्था मिल्कीपुर चुनाव से मानो नदारद ही रही हो। स्थानीय अधिकारियों ने मन भर गुंडई की है, इसलिए मिल्कीपुर चुनाव पर चर्चा ना ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन दिल्ली चुनाव के परिणाम एक सबक हैं, और सबक किसी और का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के ही एक पार्टनर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया है। और लड़ो आपस में, समाप्त कर दो एक दूसरे को। देखते रहिए नेशन जनमत।
जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।